नमस्कार, टाइम्स नाउ नव भारत पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। शाम के 5 बजने वाले हैं। वक्त हो गया है देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद का। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। और आज का सवाल कि क्या दो लड़के राहुल और तेजस्वी बिहार चुनाव में हार के डर से चुनाव आयोग पर भड़के? ये सवाल इसलिए क्योंकि चुनाव आयोग पर जबरदस्त तरीके से तीखा हमला बोला गया। तीखा हमला बोला गया बिहार में मंच था। बिहार बंद के दौरान एक ट्रक नुमा मंच पर सवार थे, लेकिन एक और तस्वीर देखने को मिली जो आपके सामने है। कन्हैया कुमार जो कि कांग्रेस के नेता है, बिहार से आते हैं, उनको मंच पर चढ़ने नहीं दिया गया। मंच पर पप्पू यादव को भी नहीं चढ़ने दिया गया। अब कई तरीके की बातें हो रही हैं, कई तरीके के कयास लगाए जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर लोग दावा कर रहे हैं कि तेजस्वी यादव पसंद नहीं करते कन्हैया कुमार को, इसलिए मंच पर चढ़ने नहीं दिया गया। वजह कोई भी हो, इसकी बातचीत बाद में होगी। लेकिन कुछ और तस्वीरें देखने को मिली है। भैंस लेकर लोग आगे सड़क पर जाम लगा दिया। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी के इलेक्शन कमिश्नर है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस को चुनाव आयुक्त की नियुक्ति से बाहर फेंक दिया गया। तो सवाल है कि 2023 से पहले चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति कैसे होती थी? राहुल गांधी ये भी कह रहे हैं कि देख लेंगे, कानून अपना काम करेगा, समय बदलेगा। तो ये धमकी वाली भाषा है क्या? करेंगे डिबेट, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। इलेक्शन कमिश्नर बीजेपी और आरएसएस जैसे बात कर रहे हैं। कानून आपको नहीं छोड़ेगा। पहली हार मानकर जो देश के नागरिक नहीं हैं, उनके पक्ष में खड़ा होना बंद करें। ये भाजपा की, नीतीश जी की, ये जो मोदी आयोग है, इनकी दादागिरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। चुनाव जीतेंगे तब तो ठीक होगा ईवीएम और इलेक्शन कमीशन। चुनाव हारेंगे तब इलेक्शन कमीशन और ईवीएम पर सवाल। देश की सियासत में वोटर के नाम पर हंगामा हो रहा। माहौल ऐसा बनाया जा रहा कि बीजेपी चुनाव आयोग के सारे वोटर्स के अधिकार छीन रही, वोट काटे जा रहे। मोदी विरोधी तर्क दे रहे कि बीजेपी जीत नहीं रही, सिस्टम उसे जिता रहा। हाल ये हो चला है कि बीजेपी से सियासी अदावत में मोदी विरोधी पार्टियां चुनाव आयोग पर टिप्पणी करने में मर्यादा की रेखा पार करने लगी है। बीते साल हरियाणा के बाद महाराष्ट्र में हार विपक्ष को अभी तक हजम नहीं हुआ। इस साल बिहार, अगले साल बंगाल और फिर 27 में यूपी की चिंता उसे सता रही। इसीलिए माहौल बनाया जा रहा कि बीजेपी को वोट मिल नहीं रहे, बल्कि उसे वोट दिलवाया जा रहा। सबसे पहले बिहार में इस साल चुनाव है, लिहाजा विरोध के नाम पर आज बिहार बंद किया गया, जहां से राहुल गांधी ने चुनाव आयुक्त के लिए धमकी वाली भाषा का इस्तेमाल किया। इलेक्शन कमिश्नर बीजेपी और आरएसएस जैसे बात कर रहे हैं। वो भूल गए हैं कि वो किसी राजनीतिक पार्टी के नहीं है। वो हिंदुस्तान के इलेक्शन कमिश्नर है और उनका काम इस संविधान की रक्षा करने का है। और मैं यहां से क्लियर मैसेज देना चाहता हूं, आपको जो करना है करिए, मगर बाद में कानून आप पर लागू होगा। भूलिए मत, आप कितने भी बड़े हो, कहीं भी बैठे हो, कानून आपको नहीं छोड़ेगा। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि कानून आपको नहीं छोड़ेगा। पहले इलेक्शन कमिश्नर सिर्फ बीजेपी नहीं चुनती थी। पहले इलेक्शन कमिश्नर को बीजेपी, ऑपोजिशन पार्टी और जो हमारे चीफ जस्टिस है, जिन्होंने मांग की कि हमें बैठने दो, हमें इलेक्शन कमिश्नर चुनने दो, उनको बाहर फेंक दिया, उनको कमरे के अंदर आने नहीं दिया और हमें भी साफ कह दिया कि भैया यही नाम है, ये बीजेपी के नॉमिनेटेड इलेक्शन कमिश्नर हैं। राहुल गांधी ने पहले चुनाव आयुक्त के लिए धमकी भरी भाषा का इस्तेमाल किया कि सरकार बदली तो छोड़ेंगे नहीं। फिर कह रहे हैं ये बीजेपी के नॉमिनेटेड इलेक्शन कमिश्नर हैं। देश में चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति अब 2023 के नए कानून के मुताबिक होती है। 2023 से पहले केंद्र सरकार की सलाह पर चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति होती थी। मतलब जिसे सरकार ने तय कर लिया वही चुनाव आयुक्त, विपक्ष की राय लेने का कोई प्रावधान तक नहीं था।
जबकि 2023 के बाद चुनाव आयुक्तों की चयन समिति में पीएम, गृह मंत्री और विपक्ष के नेता होते हैं। मतलब साफ है, जिन चुनाव आयुक्त को राहुल गांधी बीजेपी का नॉमिनेटेड बता रहे, उसे चुनने वाली समिति में विपक्ष के नेता के तौर पर वो खुद है। तो क्या इस तरह की भाषा राहुल गांधी के डर को दिखा रहे? राहुल गांधी के साथ आज सड़क पर उतरे तेजस्वी यादव ने भी मर्यादा तोड़ी और चुनाव आयोग को गोदी आयोग बता गए। ये भाजपा की, नीतीश जी की, ये जो गोदी आयोग है, इनकी दादागिरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। लोकतंत्र की जननी बिहार है और उसी लोकतंत्र की जननी से ये लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। ये हम बिहार के लोग हरगिज़ नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। अब क्रांति केवल नारों में नहीं होगा, अब क्रांति नतीजों में भी होगा, नतीजों में भी होगा। पर ये वही दो नवाब है जो ईसीआई से नहीं, ईएमआई से, इमरजेंसी माइंडसेट ऑफ इंदिरा से ग्रसित है और इसलिए परिवार तंत्र को संविधान तंत्र के ऊपर रखते हैं। उस समय पर भी रखा और आज भी। जब चुनाव हारते हैं तो चुनाव आयोग खराब हो जाता है, वरना कर्नाटका, तेलंगाना में चुनाव आयोग ठीक है। जब तेलंगाना में 22 लाख वोट कटते हैं तब वो कांग्रेस पार्टी को भाता है, क्योंकि तब तो इंटेंसिव रिवीजन ठीक होता है। बीजेपी ने तो ये भी कह दिया कि वोटर्स के वेरिफिकेशन से विपक्ष इसीलिए घबरा रहा क्योंकि बांग्लादेशी घुसपैठियों और रोहिंग्याओं के नाम कट रहे। बहुत सीधा सवाल पूछना चाहता हूं, वोट देने का अधिकार उन्हीं को है ना जो भारतीय नागरिक हैं। क्या आप चाहते हैं कि वोट उनके द्वारा दी जाए जिन्होंने भारत की नागरिकता को गलत तरीके से दिखाने की कोशिश की है? साफ साफ बताएं ये लोग। अब बांग्लादेशी या घुसपैठी या रोहिंग्या जो आ गया है वोटर लिस्ट में, उसका वोट बैंक ये बना लिए हैं। अगर कागज मांगता है तो क्या जुल्म है? कोई जुल्म नहीं है। सामने चुनाव है, निशाने पर बीजेपी से ज्यादा चुनाव आयोग है। कभी लालू यादव मोदी की तस्वीर पोस्ट कर उन्हें भारत के उपयुक्त प्रधान चुनाव आयुक्त बता रहे, तो विपक्ष वोटर्स के सत्यापन को वोटबंदी की बात कहकर बार बार हमला बोल रहा है। एसआईआर को लेकर के इलेक्शन कमीशन की हठधर्मिता को लोगों ने महसूस किया, बहुत करीब से महसूस किया। अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो गई है बिहार में, हाहाकार मचा हुआ है। किसी भी संस्था को ये ना लगे कि व्यक्ति संस्था से बड़ा है। अब कुछ नहीं है, ये निरंतरता है, कोई नया आयोग नहीं होता। ये कंडीशनल कमिटमेंट क्यों है? चुनाव जीतेंगे तब तो ठीक होगा ईवीएम और इलेक्शन कमीशन, चुनाव हारेंगे तब इलेक्शन कमीशन और ईवीएम पर सवाल। दरअसल ये कंडीशनल कमिटमेंट टुवर्ड्स कॉन्स्टिट्यूशन से ग्रसित दो नवाब है। झूठ बोलो, प्रोपेगेंडा फैलाओ और अपनी हार के लिए बहाना बनाओ, यही इनका एजेंडा है। सवाल है कि दो लड़कों का चुनाव आयोग पर हमला क्या कोई असर दिखाएगा या ये जोड़ी यूपी के दो लड़कों की तरह ही बेअसर हो जाएगी? सवाल है कि वोटर्स के सत्यापन से घबराहट क्यों हो रही? सवाल ये भी कि विपक्ष को क्यों लग रहा कि उसी के वोट कट रहे? और सबसे बड़ा सवाल कि यही मोदी विरोधी पहले ईवीएम हैक का दावा कर रहे थे, अब वोटबंदी का तर्क दे रहे, तो उन्हें जवाब देना चाहिए कि उनके मुताबिक अगर बीजेपी ईवीएम हैक करके जीत ही रही थी तो वोटबंदी वाली बात क्यों? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत। तो चलिए आपने ये रिपोर्ट देखिए। आपका परिचय मैं आज के मेहमानों से करवाता हूं। राधिका खेड़ा भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता, अवधेश जी वरिष्ठ पत्रकार, जगदीश शर्मा जी कांग्रेस पार्टी के नेता, प्रियंका भारती जी हैं आरजेडी के नेता और प्रवक्ता, आदिल हसन है एमआईएम के नेता और प्रवक्ता। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्रियंका जी, आपसे शुरू करता हूं। महाराष्ट्र की बात, हरियाणा की बात, बिहार है, उसके बाद बंगाल है, उसके बाद उत्तर प्रदेश है, लेकिन यह क्या हार का डर है जो बीजेपी कह रही है और इसीलिए संयम बिगड़ रहा है, मर्यादा टूट रही है? चुनाव आयोग को लेकर बयानों में कोई गोदी आयोग को कह रहा है, कोई कह रहा है कि देख लेंगे भाई, समय बदलेगा, कानून के मुताबिक देख लेंगे। राकेश जी, आपके सवालों का जवाब देती हूं, पर उससे पहले आपने एक शब्दावली का इस्तेमाल किया मेरे नेता के लिए और राहुल गांधी जी के लिए, तेजस्वी जी के लिए। आपने कहा दो लड़कों। आप मोदी जी को कहते हैं क्या कि इस बूढ़े से देश बदल जाएगा? क्या नहीं कहते हैं ना? तो ये शब्दावली नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए किसी भी लीडर के लिए। अब दूसरी बात, तो नहीं, एक मिनट मैं आ जाता हूं, इसी पर आ जाता हूं। दो लड़कों में क्या दिक्कत है? ये तो गाली है, आप बोलिएगा वो 74 गाली है।
नहीं, ये गाली है। दो लड़कों, ये सियासी कई बातें सियासी टर्म में इस्तेमाल की जाती हैं। मुझे नहीं लगता है प्रियंका जी की इसमें कोई बुरा लगने की बात है। मैं एक मिनट आप क्लियर करिएगा। यूपी की भी सियासत में बातचीत आई, अखिलेश यादव और राहुल गांधी के लिए कहा गया यूपी की सियासत में 2 लड़के, अब बिहार की सियासत में 2 लड़के, तब तो किसी ने कोई आपत्ति नहीं जताई थी। यूपी में ये 2 लड़के वाली शब्दावली किसने इस्तेमाल की? भाजपा ने, किसी चैनल के एंकर ने नहीं करी। तो इसीलिए इससे बचना चाहिए, क्योंकि अगर मैं ये कह दूं राधिका खेड़ा को कि 74 साल का बूढ़ा कैसे देश चला लेगा मोदी जी कहने की जगह, तो इनको भी खराब लगेगा। प्रियंका जी थोड़ा सा दुरुस्त रहा करिए याददाश्त। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं क्योंकि विपक्ष ने भी कहा था कि ये 2 लड़कों की जोड़ी हरा देगी डबल इंजन वाली सरकार को। अरे वो लीडर है, लड़का क्या होता है? लड़का बुढ़ा इस्तेमाल। अरे मैं एक बात कह रहा हूं, ये सियासी टर्म है जिसका नेताओं ने बखूबी इस्तेमाल किया है। मुझे नहीं पता था कि आपको बुरा लगेगा। नहीं, बुरा लगता है तो कहीं हटवा दूंगा। 2 लड़कों की जगह आप बोलिए क्या लिखवा दूं, मैं हटवा देता हूं। तेजस्वी जी कह दीजिए, राहुल जी कह दीजिए। तो लिखा ही हुआ है पैकेज में, हर जगह थोड़ी नहीं लिखा हुआ है। चलिए खैर अपनी बात रखिए। ठीक है, देखिए सीधी बात है राकेश जी की विशेषाधिकार प्राप्त जितने भी लोग हैं वो कभी भी विरोध प्रदर्शन नहीं करते हैं। विरोध प्रदर्शन वो करते हैं जिनके हक हुकूक खतरे में होते हैं। आज सड़क पर दलित, वंचित, शोषित वर्ग के लोग जितने भी थे खड़े हुए, युवा आए, महिलाएं आई, सबने विरोध किया। उनके साथ तेजस्वी जी थे, राहुल जी थे, लेफ्ट के कुछ लीडर्स थे, और वो अधिकार जो वोट का अधिकार है वो बचाने सड़क पर जब उतरे थे। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हमारे जेब के पैसे से विदेशों में घूम करके मौज कर रहे हैं। लोगों के साथ साथ सड़क पर जानवर भी उतरे थे इस विरोध प्रदर्शन में। मतलब जानवरों के दिमाग में ये बात घुस गई कि गलत हो गया, लेकिन 2 गुजरातियों के भेजे में दिमाग में ये बात नहीं घुस रही है कि ये गलत हो रहा है। हम ईसीआई से सवाल पूछते हैं, यहाँ भाजपा की प्रवक्ता बैठी हुई है उसका जवाब देने के लिए। भाजपा ईसीआई है क्या? चुनाव आयोग का कोई व्यक्ति क्यों नहीं है इसका जवाब देने के लिए? हमने 11 डॉक्यूमेंट्स के ऊपर सवाल किए। आप ही के चैनल से कई वीडियोस आए हैं जहां पर बीएलओ खुद कह रहे हैं कि जो 11 डॉक्यूमेंट्स चुनाव आयोग मांग रहे हैं हमारे पास नहीं है, हमारा खुद का नाम वहां से कट जाएगा। बीएलओ इनके पास कितने हैं? कुल 98,498। कितने लोगों को इनको वोटर आई कार्ड में वोटर लिस्ट में जोड़ना है, कितनों का सत्यापन करना है? 8 करोड़ कैसे कर लीजिएगा? ईसीआई खुद कह रही है कि 20% बिहार के बाहर है, पलायन किए हुए हैं। क्या आपके पास लाने का उनको बिहार में स्कीम है? कैसे उनके वोट के अधिकार? नहीं, मुझे एक बात बताइए। नहीं, इन सब बातों का जवाब राधिका खेड़ा देंगी। राधिका खेड़ा देंगी। आप लड़कों वाली बातचीत कर रही थी, लड़की हूं, लड़ सकती हूं, तब तो सारी लड़कियों को लड़की कहना गलत हो गया। प्रियंका गांधी का नारा था, जगदीश भाई यहाँ पर बैठे हुए हैं, क्यों वो नारा सही हो गया? सियासी नेता कहते हैं यूपी में कि लड़के, ये सियासी लड़के बीजेपी मोदी योगी को हरा देंगे, उनको वापस जो है झोला लेकर जाने पर मजबूर कर देंगे, तो ठीक हो गया। एक लाइन क्या लिख दी गई प्रियंका जी, आपको इतनी दिक्कत हो गई? राकेश जी, तो ये नहीं कि 2 लड़के मोदी योगी को हरा देंगे, ये कहा जाएगा कि 2 जवान लड़के 2 बुड्ढों को हरा देंगे। अच्छा, मतलब आप जवान उसमें लिखवाना चाहते हैं? क्या मतलब है प्रियंका जी? मतलब ये कोई बात है क्या ऑब्जेक्शन का? खैर, मैं देखिए मुद्दे पर बात करना नहीं, एक बात और मुद्दे की। आपने कहा ना कि नहीं, अभी तक मोदी से पहले देश के जितने प्रधानमंत्री रहे हैं, क्या अपने पॉकेट खर्चे पर विदेश जाते हैं क्या? लालू यादव जी रेल मंत्री से कभी गए होंगे आधिकारिक दौरे पर, तो क्या अपने जेब के पैसे से गए क्या? या फिर बिहार के मुख्यमंत्री रहे होंगे, किसी सरकारी काम को अपने जेब के पैसे से किया है क्या? राकेश जी, मोदी जी बिहार आते हैं, बिहारियों को टेंशन होता है, हर रैली में 100 करोड़ खर्चा करवाते हैं, समस्तीपुर रेल मंडल से पैसा चुकवाते हैं, तो हमको तो टेंशन होगा ना, बिहारियों का पैसा जा रहा है उसमें। तो मैं तो पूछ रहा हूँ कि लालू यादव जब रेल मंत्री थे, उनके सरकारी कार्यक्रमों में क्या उनके पॉकेट से, उनके वेतन से पैसे खर्च होते थे? कोई भी मंत्री जाएगा सरकारी कार्यक्रम में, सरकारी खर्च होता है। सबसे ज्यादा विदेश भ्रमण का किनका जी का? ठीक। राधिका खेड़ा रिप्लाई करिए इन्हें। जनता के पैसे से जनता के वोट आप लोग काट रहे हैं। क्या कहते हैं, एयरपोर्ट के वॉशरूम्स का इस्तेमाल कर लेते हैं, इतना करने के बाद तो इतना खर्चा आ रहा है, तब तो डाउट बनता है ना कि कहां से पैसा ला रहे हैं ये। ठीक, किनका पैसा है ये? चलिए, 35 इयर्स की उम्र है तेजस्वी यादव की, उनको लड़का अगर बोल रहे हैं, पता नहीं उनकी प्रवक्ता को इतनी कष्ट क्यों हो रहा है। अब 55 साल के राहुल गांधी को तो खैर लड़का नहीं बोलना चाहिए। राकेश जी, आप लोगों की भी गलती है, इस पे मैं आपत्ति जताती हूँ। 55 साल का आदमी लड़का नहीं होता, तो लड़का मत इस्तेमाल करिए। खैर, 2 लड़कों की जोड़ी ने क्या कुल खिलाया था, एक 55 साल और एक 52 इयर्स की, उत्तर प्रदेश में हम देख चुके हैं। और मैं बिल्कुल प्रियंका जी के साथ हूँ, 2 लड़के बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि 35 साल के सिर्फ एक ही लड़के हैं, बाकी तो काफी बुजुर्ग हैं। खैर, मुद्दे पे आते हैं। अब चुनाव आयोग पर जो आज हमला राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने किया है,
एक 55 साल के वरिष्ठ नेता ने और एक लड़के तेजस्वी यादव 35 साल के ने जो किया है, वो असल में लोकतंत्र पर नहीं, जनता की समझदारी पर हमला हुआ है। कल सुप्रीम कोर्ट में वोटर लिस्ट पुनरीक्षण पर सुनवाई होनी है और आज सड़क पर बंद, भाषण, ड्रामा। सवाल यह है कि क्या आपको अदालत पर भरोसा नहीं है या हार का बहाना तैयार ऑलरेडी किया जा रहा है? ये पूरा जो ड्रामा हो रहा है, ये आने वाली त्योहार की जो तैयारी हो रही है उसके लिए पूरा का पूरा ड्रामा हो चुका है। पहले ये लोग कहते थे कि ईवीएम हैक हो गया, फिर बोले भाजपा ने वोट कटवा रही है, अब कह रहे हैं कि चुनाव आयोग आरएसएस की भाषा बोल रहा है। मतलब हार जहां दिखाई देती है वहां लोकतंत्र को बदनाम किया जाता है। लोकतंत्र के नाम पे दुहाई देते हुए वो अपने हाथ में देश का कॉन्स्टिट्यूशन तो लेकर घूमते हैं। राहुल गांधी आज भी कॉन्स्टिट्यूशन हाथ में लेके खड़े हुए थे, वही कॉन्स्टिट्यूशन जिसकी धज्जियां उड़ाने का काम उनकी दादी ने इमरजेंसी लगा के किया था। और लगातार इनके गांधी परिवार के जितने भी प्रधानमंत्री रहे उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस करे। खैर, अब जब दो लड़के साथ आए हैं, उनको पहले भी जनता ने करारा जवाब दिया था। उत्तर प्रदेश में इन्हीं के रिश्तेदार हैं तेजस्वी यादव जी के, अखिलेश यादव जी, वो तो रिश्तेदारी भी है। तो एक रिश्तेदार के साथ जब यही राहुल गांधी दो लड़कों की साथी जोड़ी बनी थी तब बुरी तरह हारे थे। अब बिहार में वो स्क्रिप्ट दोहराने वाली है तो फिर तकलीफ है। अब सच ये है कि बिहार में जो वोटर्स है उसमें से उन लोगों को कुछ डॉक्यूमेंट अगर फॉर्म जमा करने हैं, वापस से देने, और 11 दस्तावेजों में से कोई एक पासपोर्ट, आधार कार्ड, स्कूल सर्टिफिकेट, निवास प्रमाण कुछ भी एक चलेगा। मतलब पूरी प्रक्रिया में नहीं बोली थी मैं, पूरी प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से हो रही है, विकल्पों से भी भरी है और हर नागरिक को पूरा समय और मौका दिया जा रहा है। फिर हल्ला क्यों है? हल्ला इसीलिए है क्योंकि जो वोटर भारतीय नहीं है, जो खुद बैठी है, जो रोहिंग्या है, उनको हटाया जा रहा है और उसी का रोना अब ये लोग रो रहे हैं। इनको तकलीफ है। हमने ये भी देखा था जब झारखंड के चुनाव हुए थे राकेश जी, और आपके साथ डिबेट पे भी ये बात हुई थी कि कांग्रेस पार्टी के जो महामंत्री हैं कश्मीर से आते हैं, गुलाम अहमद मीर शाह नाम है उनका, जो झारखंड के प्रभारी हैं, उन्होंने बतौर रिकॉर्ड में ये कहा था कि जो लोग हमें वोट देंगे और हम आपसे वादा करते हैं जो रोहिंग्या भी हैं, जो बाहर बांग्लादेश से भी आए, उनको भी वो 300 रुपए का सिलेंडर मिलेगा। वो बहुत क्लियर थे इस बात पे। तो इन लोगों का इन वोट, ठीक है प्रियंका जी, रिप्लाई करेंगे। एक सवाल ऐड कर देता हूं जो राधिका खेड़ा कह रही है और कुछ बीजेपी के और नेताओं ने भी कहा है कि वोटर्स के वेरिफिकेशन से घुसपैठिए हट रहे हैं। इलेक्शन कमीशन भी कह रहा है कि भाई कोई भी वैध वोटर नहीं हट रहा। और सबसे बड़ी बात है कि कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है, इंतजार कर लेते। क्या ये आप लोग दबाव बना रहे हैं? तो राकेश पांडे जी, ये घुसपैठी अगर है कोई तो घुसपैठी घुसे कैसे? इतने ज्यादा कमजोर प्रधानमंत्री हो गए, इतने कायर प्रधानमंत्री जो घुसपैठियों को रोक भी नहीं पाए। आपका काम था क्या था? बॉर्डर का, नेशनल सिक्योरिटी का काम किनका होता है? तेजस्वी जी का। बताएंगे राधिका खेड़ा जी। और दूसरा बात जो कह रही थी, डॉक्यूमेंट्स नहीं पता होगा राधिका खेड़ा जी को, बिहार की नहीं है ना, हम हैं, हमको मालूम है कि बिहार की स्थिति। इन लोगों ने क्या कर दिया? बिहार को बर्बाद करने में एक कसर छोड़े हैं। कहीं भी चले जाइए, अभी इनके नेता क्या बोल रहे थे, सम्राट चौधरी का बयान है कि किशनगंज के 4 विधानसभाओं में अचानक से आवासीय के लिए मांग बढ़ गई है। ये जितना लोग आवास के लिए डिमांड कर रहा है सारा का सारा बांग्लादेशी है। शर्म आता है इनको बिहार के लोगों को बांग्लादेशी कहने में? राकेश जी, ठीक है। अब सुनिए जरा राधिका खेड़ा को एक बात और कह दूं। प्रियंका जी, एक चीज और आप कह रही है कि आप बिहार की बता रही है, ठीक है। राहुल गांधी तो नहीं है बिहार के, फिर आपकी परिभाषा के मुताबिक वो कैसे कोई दावा कर देंगे? राहुल गांधी तो फिर महाराष्ट्र के भी नहीं हुए, फिर कैसे वो दावा कर देंगे कि भाई वोटर लिस्ट बढ़ गई? राहुल गांधी जी बिहार के नहीं है, लेकिन वो बिहार में आज बिहारियों के साथ खड़े हुए। मतलब ये डबल स्टैंडर्ड है। आप बिहार की है तो आप दावा करें तो ठीक है, राहुल गांधी आपके साथ है तो फिर ठीक है। राधिका खेड़ा चूंकि बिहार की नहीं है तो बिहार की बात नहीं कर सकती। सुन लीजिए, जिस समय में बिहारियों को जरूरत है नेता की, तेजस्वी जी, राहुल जी जमीन पर बिहार में मोदी जी की तरह चकल्लस काटने घूमने के लिए विदेश में नहीं गए हैं, मौज मस्ती करने के लिए, वो जमीन पर हैं, जहां पर इनके नेता बिहारी को घुसपैठी और बांग्लादेशी कर रहे हैं। सब याद रखेंगे हम लोग। नहीं याद रखिएगा, शहाबुद्दीन जिंदाबाद के नारे लगे, ये भी बिहार के लोग याद रख रहे हैं। प्रियंका जी, शहाबुद्दीन जिंदाबाद के नारे किसने लगा दिए, ये भी बिहार के लोग चुनाव के मौसम में शायद याद करने। सोशल मीडिया है, कहीं ना कहीं से वायरल होकर लोगों के फोन तक पहुंच जाएगा। राधिका खेड़ा रिप्लाई करना चाह रही है, बोलिए। जी राकेश जी, देखिए मैं तो भारतीय हूं और जहां तक मैं जानती हूं प्रियंका जी भी भारतीय हैं, इसलिए मैं दिल्ली में पैदा हुई भी जाके बिहार में पढ़ सकती हूं और वो बिहार में पैदा पली बड़ी हुई आके दिल्ली की जेएनयू में पढ़ सकती है। यहाँ पे कोई बिहारी और ये सब का एंगल नहीं देना चाहिए, सब भारतीय है। दूसरी बात, अब ये बोल रही है कि यहाँ पे कैसे घुसे, मैं आपकी
बीच में नहीं बोली थी मोहतरमा, चुप रह के सुनिए। हर बार आप बीच में काय करती है, यही तकलीफ है, तो इसीलिए आप लोग सत्ता से बाहर है 18 साल से। आप गुस्से पे आते। राकेश जी इनको म्यूट कर दीजिए, मैं इस तरीके की बदतमीजी तोते के साथ नहीं कर सकती। आप लगातार बीच में। अच्छा, मैं सॉल्यूशन देता हूं, मैं 30 सेकंड आप दोनों लोग बोलिए। प्रियंका जी 30 सेकंड आप चुप हो जाइए। प्रियंका जी 30 सेकंड प्लीज, 30 सेकंड आप चुप हो जाइए, फिर 30 सेकंड राधिका खेड़ा चुप हो जाएंगी, उसके बाद मैं आगे बढ़ जाऊंगा डिबेट में। बोलिए राधिका खेड़ा। यहाँ पे लगातार बिहारी वोट, बिहारी अस्मिता, बिहारियों के पैसे की बात हो रही है। 7 साल 8 महीने लालू प्रसाद यादव का राज रहा, मुख्यमंत्री थे, और उसके बाद 7 साल 4 महीने लालू प्रसाद और 7 साल 8 महीने कुल मिला के 15 साल लालू प्रसाद यादव के परिवार ने बिहार में राज किया। राबड़ी देवी उनकी पत्नी और उनके पति लालू प्रसाद यादव। उस बीच में अगर आपको याद हो, जो बिहार के पैसे की बात कर रही है, इन्होंने चारा नहीं छोड़ा, इन्होंने कागज नहीं छोड़ा। और तो और आपको याद होगा जब मीसा भारती, जिनका नाम स्वयं इमरजेंसी के उस एक्ट पे मीसा रखा गया है, उनका जब ब्याह हुआ था राकेश जी, तो किस तरीके से बिहार का पैसा बिहार के 30 सेकंड हो गए आपके, 30 सेकंड हो गए प्रियंका जी, आपके 30 सेकंड शुरू होते हैं। दीजिए, बिहार के लोगों के शोरूम के ऊपर वार करके गाड़ियां चुराई गई थी। किस तरीके से हाहाकार मीसा भारती की शादी के लिए बनाया गया था, तब बिहारियों का पैसा नहीं था। और 18 साल से क्यों ये लोग बाहर है? और मैं बात याद दिला दूं, ठीक है, रिप्लाई प्रियंका भारती, रिप्लाई कीजिए। उनको आए दिन हर दिन बिहार में पुलिस का डेटा है कि हर 25 घंटे पर एक मृत्यु बिहार में हो रही है। पटना में पिछले सिर्फ 24 घंटों में कितना मौत हुआ है हमको बताने का जरूरत नहीं है। राधिका खेड़ा जी को मैं बार बार इसीलिए कह रही बिहार की नहीं है क्योंकि उनको समझ नहीं आता है बिहार की स्थिति क्या है। गरीबों के पास डॉक्यूमेंट्स मांगने जाइए, कहां से लाएगा वो? बीएलओ के पास खुद के पास डॉक्यूमेंट्स नहीं, आप गरीबी के पास बोलते हैं। कितने लोगों के पास पासपोर्ट होगा राकेश जी? अभी है बिहार से, बताइए ना हमको, कितना गरीब के पास पासपोर्ट है, कितने के पास आवासीय? आप आधार कार्ड क्यों नहीं जोड़ रहे हैं? आधार कार्ड बिहार आपने पासपोर्ट, आधार कार्ड, स्कूल सर्टिफिकेट, निवास प्रमाण, कुछ भी चलेगा। 11 लिस्ट है, 11 डॉक्यूमेंट। झूठ मत बोलिए, आप बिहार के होके भी नहीं जानती कि क्या मांगा है। यही तकलीफ है, यही तकलीफ है दो मंदबुद्धि लोगों की, दो लड़के नहीं, दो मंदबुद्धि के प्रवक्ताओं की। 11 डॉक्यूमेंट की लिस्ट है मैडम, पढ़ के आने के लिए 11 डॉक्यूमेंट की लिस्ट है। पासपोर्ट, आधार, स्कूल सर्टिफिकेट, निवास प्रमाण, कुछ भी चलेगा। चलिए मैं सुनिए, अब मैं आगे बढ़ता हूं, बाकी के 3 मेहमान वेट कर रहे हैं। प्रियंका जी एक बात कहते हुए, मेरे ईपी में अभी आवाज आई, मेरे प्रोड्यूसर ने मुझसे कहा वो बिहार से ही आते हैं, उन्होंने कहा उनकी और उनकी पत्नी का वेरिफिकेशन बिहार से आधार कार्ड से ही हुआ है। तो मत कहिए कि आधार कार्ड नहीं हुआ है। राधिका खेड़ा जी कह रही है कि पूरे वो लिस्ट आप लोग पढ़ लीजिए कौन कौन से कार्ड लग रहे हैं। भाई जो आपके वाजिब सवाल है उठाइए, लोकतंत्र में सवाल उठने चाहिए, चेक बैलेंस होना चाहिए, लेकिन आधार कार्ड इस्तेमाल हो रहा है। अभी मुझे मेरे प्रोड्यूसर सुजीत है, उन्होंने जानकारी दी कि उनकी और उनकी पत्नी का वेरिफिकेशन आधार कार्ड से ही हुआ है। अब मैं जानकारी देती हूँ आपको, जो आपके प्रोड्यूसर 11 दस्तावेज है, पासपोर्ट, आधार, स्कूल सर्टिफिकेट, अच्छा चलिए, 11 दस्तावेज है जिसमें ये कर हो गया। आपके प्रोड्यूसर जो कह रहे हैं ना राकेश पांडे जी, वो एक आया था एडवर्टाइजमेंट ईसीआई का ही, जिसमें वो कह रहे थे हम आधार भी ले लेंगे, और अगले ही दिन ईसीआई, अरे उनका हो गया है भाई वेरिफिकेशन, एडवर्टाइजमेंट नहीं, उन्होंने सबमिट कर दिया है, अभी उन्होंने जानकारी दी है। मुझे तो पता भी नहीं था कि उनका वेरिफिकेशन हुआ है कि नहीं हुआ है। आदिल भाई कुछ बोलिए, फिर जगदीश आ रहा हूं। आदिल, जिस तरीके की भाषा सड़कों पर इस्तेमाल की गई है, ये भाषा धमकी वाली ज्यादा लग रही है, ये भाषा जुजलाट वाली ज्यादा लग रही है। नहीं राकेश भाई, हमने भी इलेक्शन कमीशन साहब से मुलाकात की थी और ये बात साफ, हम सुप्रीम कोर्ट अख्तर उल ईमान साहब मेरे पार्टी के अध्यक्ष भी गए हैं, लेकिन ये बात गलत है जो आपके प्रोड्यूसर कहें कि आधार कार्ड 11 डॉक्यूमेंट्स में नहीं वैलिड है, पैन कार्ड भी नहीं है, आधार भी नहीं है। और जो 11 डॉक्यूमेंट्स मांगा गया है उस 5 डॉक्यूमेंट्स में, जिसमें आवासीय है, आय है, जिसमें कास्ट सर्टिफिकेट है, ये सब में भी डेट ऑफ बर्थ नहीं होता है। तो 11 डॉक्यूमेंट्स को जो इलेक्शन कमीशन मांगा है उसमें 5 डॉक्यूमेंट्स में डेट ऑफ बर्थ नहीं है। मनरेगा को भी आप नहीं मान रहे, जबकि भाजपा जब से आई थी तो हर दिन सुबह शाम चिल्लाती थी कि आधार को बैंक से जोड़िए, आधार को इससे जोड़िए, उससे जोड़िए। आज वही आधार को वैलिड नहीं है। हाँ, नया वोटर के लिए, जो नया वोटर है उसमें आधार को वैलिड था, लेकिन एसआईआर में आधार को, पैन को, मनरेगा को नहीं रखा है। और ये एक सच्चाई है। आप सीमांचल, राकेश भाई कभी आने का मौका मिलेगा, जो बाढ़ की तबाही, गांव का गांव कट जाता है, बस्ती बस्ती कट जाता है, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स नहीं रहता है। लेकिन इलेक्शन कमीशन से जो हम मिले, इलेक्शन कमीशन ने जो बात कही कि 4 लाख वॉलंटियर है, उस पर हम ये दबाव बनाएंगे कि वो जाके वो भी वेरिफिकेशन में मदद करें। हमने वहां पर इलेक्शन कमिश्नर साहब के सामने बैरिस्टर साहब अख्तर उल ईमान
उलिमान साहब ने बात रखी कि सभी सीमांचल के और कोसी के डीएम को, जो बाढ़ प्रभावित इलाका है उसके डीएम को इंस्ट्रक्शन दीजिए कि तुरंत डॉक्यूमेंट जो सरकारी लोग अप्लाई करे, जो आवाम जनता उसको तुरंत करे। ईसीआई ने इस बात को इंडोर्स भी किया। और सम्राट चौधरी जो बोलना है, सम्राट चौधरी को बोलिए कि कल तक राजद के दरबार में बाप बेटा तलवार चाटते थे, उसके बाद जदयू चाटे, मांझी जी के तलवार चाटे, आज भाजपा के। अरे क्या है, अब माना आदिल भाई कि आपकी चिट्ठी पर अभी कोई जवाब नहीं आया कि हमको महागठबंधन में ले लिया जाए, तो आप इस तरीके की भाषा मत बोलिए टेलीविजन चैनल पर, नहीं अच्छा लगेगा। फिर प्रियंका भारती उधर से कुछ बोलेंगी, आपको अच्छा नहीं लगेगा, फिर आप कहेंगे मेरे रहते क्या हो रहा है। तो नहीं ऐसी भाषा इस्तेमाल करिए, जल्दी अपनी बात पूरी करिए। सीमांचल को उन्होंने बांग्लादेशी कहा, तो उस सम्राट चौधरी को बोलिए कि जब नरेंद्र मोदी को उनके बाप स्टेज से जिंदा गाड़ने की बात करे, क्या ये भाषा है, क्या ये भाषा है आदिल? दलाली राजद में जब मंत्री बन रहा था तो उस वक्त नहीं, आई विल नेवर एंडोर्स। राधिका खेड़ा 30 सेकंड, फिर जगदीश जी आ रहा हूं। राकेश जी, हर अखबार में हर जगह लगातार ये आ रहा है, और ये ना इलेक्शन कमीशन ऐड दे रही है ना भारतीय जनता पार्टी, ये रिसर्च करके सब डिटेल्स आ रही हैं, और क्लियरली 11 दस्तावेज है जिसपे सबमिट किए जा सकते हैं। मैं पढ़ के सुना देती हूँ ताकि मिस रिप्रेजेंटेशन ना हो जो यहाँ पे बोला जाता है। सरकारी कर्मचारी या पेंशन भोगी की आईडी या पीपीओ 1 जुलाई 1987 से पहले जारी सरकारी, बैंक, डाकघर, एलआईसी या आईडी प्रमाण पत्र या दस्तावेज। तीसरा, जन्म प्रमाण पत्र। चौथा, पासपोर्ट। पांचवा, बोर्ड या विश्वविद्यालय का कोई भी शैक्षणिक प्रमाण पत्र, या फिर राज्य सरकार का स्थायी निवास प्रमाण पत्र, वन अधिकार प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर के दस्तावेज, पारिवारिक रजिस्टर और सरकारी मकान की जमीन का आवंटन पत्र। 11 डॉक्यूमेंट्स हैं जो जमा किए जा सकते हैं। तो ये लगातार बिहार की बेटी है, ये सब झूठ पर भी आऊंगा के बारे में जगदीश भाई, हम सब झूठे, ठीक है जगदीश भाई। राहुल गांधी, मैं आऊंगा, प्रियंका जी रुक जाइए, अभी 2 मेहमानों ने नहीं बोला है, वो कह रहे होंगे मैं उनके साथ अन्याय कर रहा हूं, रुक जाइए। जगदीश जी, राहुल गांधी ने कहा कितने भी बड़े हो, कहीं भी बैठे हो, कानून छोड़ेगा नहीं। इलेक्शन कमिश्नर बीजेपी आरएसएस जैसी बात कर रहे। चुनाव आयुक्त बीजेपी आरएसएस के हैं, दादागिरी चलेगी नहीं। भाई 2023 से पहले कैसे चुनाव आयुक्त बनता था? आपकी पार्टी की 70 साल सरकार रही, कैसे बनाते थे? विपक्ष से पूछने भी नहीं आते थे। अभी आपके मतलब का नहीं तो आप कहेंगे धमकी दे रहे हैं। देखिए राकेश पांडे जी, मैं आपको बड़ी देर से सुन रहा था, एक चर्चा बड़ी जबरदस्ती की राहुल गांधी बिहार के नहीं है, महाराष्ट्र के नहीं है। मैं आपको बता दूं, राहुल गांधी भारत के बेटे हूं, गली गली मोहल्ले जाके नहीं कहते मैं गंगा का बेटा, जमुना का बेटा, बिहार का बेटा, गुजरात का बेटा, नहीं कहते भारत का बेटा, ये समझ लीजिए आप बात को। नंबर 2, आपने कहा कि राहुल गांधी को जितना मैं समझता हूं, राहुल गांधी सच बोलते हैं, एक एक बात सच बोल रहे हैं। थोड़ा समय का इंतजार करिए, मैं और आप रहेंगे शायद, और ये सब कुछ देखना पड़ेगा। चुनाव आयुक्त तो जब सरकार में बैठे लोग, मत लगाइए भाई, आप भी लंबा जी लीजिए, मुझे भी लंबा जीने दीजिए। जिस दिन जांच हो जाएगी जेल में मिलेंगे, जिस दिन जांच हो जाएगी ये सब जेल में मिलेंगे। समय पलटेगा, पाप का घड़ा भर गया है, समझ लीजिए, जो आया वो जाएगा। भी इस तरह भगवान बन के नहीं बैठेंगे, सारी जिंदगी रहेंगे। राहुल गांधी दावे से नहीं, ये पक्का कह रहे हैं। मैं इस बात का सबूत देता हूं कि राहुल गांधी झुकते ना डरे। बहुत कोशिश की सरकार ने, मारने की भी सरकार ने, डराने की भी। ये आदमी नहीं डरा है, भारत का बेटा है, तो बदला लेगा जनता के साथ। राकेश जी, मैं आपत्ति लेती हूं, कौन सी सरकार ने राहुल गांधी को मारने की कोशिश करी? ये कांग्रेस के प्रवक्ता यहाँ प्रमाण दे। जिसे राजा बोलते हैं, जिसे बोलते मैं बता रहा हूँ, सुनिए राधिका जी, चुप रहिए। अगर राहुल गांधी को मारने की कोशिश की गई है, यहाँ पे बताइए किसने करी है, और क्यों अभी तक कांग्रेस ने कंप्लेंट नहीं करी है? आप लोगों ने कोशिश करी मरवाने की, कंप्लेंट नहीं करी है आप लोगों ने, क्यों प्रेस वार्ता नहीं करी है? किसने मारने की कोशिश करी है राहुल गांधी को? आप चुप रहिए, आप सुनिए, राहुल गांधी को सुनना पड़ा। आप लोगों ने मरवाने की कोशिश करी, दूसरा आप नाम है। लोग चाहते हैं राहुल गांधी को मार दिया जाए। मैं जो बता रहा हूँ सुनिए, ये दूसरों के पैसे पे ऐसे नहीं करता है, जिस तरह से आप लोग कर रहे हैं। आपकी सरकार करी है, भ्रष्टाचार में आपकी सरकार डूबी है, बुरा हाल आपके लोगों ने कर दिया है। आपको सुनना पड़ेगा, देश को लूट लिया है। आज चुप रहिए, सुनिए, सुनना पड़ेगा आपको। ये राहुल गांधी छोड़ेगा नहीं तुम्हें, समय का इंतजार करिए। मैं भी आऊंगा, आप भी रहेंगे। पहले बताओ कि किसने राहुल गांधी को मारने की कोशिश करी? के साथ है राकेश जी, यहाँ पे नाम पूछिए किसने राहुल गांधी को। ठीक है, चलिए, वो नहीं बताएंगे, वो तो कह रहे हैं कि आप लोगों ने कोशिश कर दी। जगदीश भाई ये कह रहे हैं। अब मैं अवधेश जी को लाता हूं, थोड़ी देर से रुक जाइए। अब एक पत्रकार को भी सुन लीजिए, रुक जाइए, अभी तक मेरे सवालों को सुन रहे थे। अब अवधेश जी एक बात बताइए, इलेक्शन कमीशन ने बाकायदा एक लिस्ट बना रखी है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। राधिका खेड़ा भी कह रही हैं, लेकिन फिर भी क्या तो ये बीजेपी के हैं, क्या तो भाई चीफ जस्टिस को इन्होंने चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से बाहर फेंक दिया। जैसे पहले 70 साल इनकी सरकार थी तो चीफ जस्टिस को ये लोग कमेटी में रखते ही थे, कानून भी नहीं था।
लेकिन जिस तरीके की भाषा इस्तेमाल की गई, ये हार का डर है, बौखलाहट है, खास वोट बैंक कोई शिफ्ट हो रहा, जिसके कई सारे आरोप लग रहे हैं। आपका विश्लेषण क्या है? नहीं, जो प्रश्न आप कर रहे हैं वो सारे हैं जो आपने बात कराई है, लेकिन इसको दूसरे रूप में भी देखा जाना चाहिए ना, क्योंकि राहुल गांधी जी को आप देखेंगे तो पिछले लंबे समय से पहले तो कांग्रेस ने ईवीएम के विरुद्ध अभियान चलाया, उसके बाद ईवीएम पर 41, आपको पता है ना कि 41 जो है सुप्रीम कोर्ट की याचिकाएं रद्द हो गई, फिर भी उस पर जाना नहीं है। महाराष्ट्र के चुनाव पर उठाए, सारे तथ्य आ गए कि कई ऐसी जगह जहां वोटिंग परसेंटेज बढ़ा, मतदाता बढ़े, आपके लोग जीत गए हैं और आपको पता नहीं चल रहा है। तो इसके दो भाग है। पहला तो यह है कि देखिए, ये तथ्यात्मक रूप से इस आंदोलन विरोध का कोई कारण नहीं है। एक सेकंड, बीच में कैसे आवाज आ रही? रुक जाइए जगदीश जी, सुन लीजिए, अवधेश जी बीच में बात बोल रहे हैं, सुन लीजिए जरा, अभी जरा उनको। नहीं तो झूठ क्यों बोले जा रहे हैं भाई? अरे अब आप मत तय करिए ना, आप बहुत सच बोल रहे थे, आप अपनी बात कह रहे थे, वो अपनी बात कह रहे हैं, सुन लीजिए जरा। काम हो गया, इतना लोकतंत्र की धज्जियां यहीं पर मत उड़ा दीजिए, रुक जाइए। प्लीज जगदीश भाई, प्लीज समझा करिए, हाँ समझा करिए, रुक जाइए। अवधेश जी अपनी बात पूरी करिए, उनको बोलने दीजिए। मैं नहीं, आप अपनी बात पूरी करिए। इसमें फैक्चुअल सिचुएशन पहले देखिए। विपक्ष का सबसे बड़ा आरोप है कि एक महीने में 31 दिन में कैसे कर लेंगे। 2022 में भी ठीक इतना ही दिन 15 जुलाई से लेकर 14 अगस्त तक पूरा पुनरीक्षण हुआ था और पूरा हो गया था। इसलिए ये जो कहा जा रहा है कि 2 साल लगा था, 1 साल लगा था, तो ये बिल्कुल झूठ और गलतफहमी है। हमेशा लगभग इतना ही हुआ है समय, बिल्कुल 31 दिन का समय पिछली बार भी था, 23 वर्ष पहले 31 दिन का आज भी है। चुनाव आयोग ने करीब करीब जो बैठकें की है, 4 महीने तक बैठकें की है, 4 महीने इस पर काम हुआ है। अभी वो प्रियंका जी कह रही थी कि भैया 87,000 कैसे कर लेंगे, 92,000 बूथ है बिहार में। अगर एक बूथ पर एक भी बीएलओ नियुक्त होगा तो 92,000 चाहिए कि 80,000 81,000 बीएलओ 92,000 बूथ को कवर नहीं कर सकते हैं। और पॉलिटिकल पार्टियों ने 1,54,000 बीएलए नियुक्त किए हैं, जिसमें कि आरजेडी के भी करीब 50,000 बीएलए हैं। वो खड़ा होकर चीजें सब करवा रहे हैं। चौथी बात कि जो उस समय मतदाता थे 2003 में, उनकी संख्या थी 4,96,00,000, 7,88,00,000 मतदाता हैं। तो 2,93,00,000 को छोड़ दीजिए, मोटा मोटी 5 करोड़ तो कोई दस्तावेज देना ही नहीं है, जिसका 2003 में नाम है। और जिसका 2003 में माता पिता का नाम है, उसको केवल ये बताना है कि हाँ ये हमारे माता पिता हैं। तो इसीलिए इस प्रकार की गलतफहमी केवल इसलिए फैलाई जा रही है, केवल इसलिए कि एक तो रणनीति है कि हम दबाव बनाए रखें, एक चुनाव को लेकर के दुष्प्रचार रहे कि अगली बार अगर हम हारते हैं तो फिर हमको कहने के लिए मौका मिल जाए। और राहुल गांधी जी का स्पेशल ड्राइव है कि पुराने समय के जो अल्ट्रा लेफ्टिस्ट होते थे, सीपीआईएमएल के लोग, बाकी वो सत्ता के हर भाग को बताते थे कि चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, चुनाव, सुप्रीम कोर्ट हो, शिक्षा की व्यवस्था हो, सब इस समय सत्ता के गिरफ्त में है और इस सत्ता के विरुद्ध विद्रोह करके बदले। ठीक है तो राहुल, ठीक है, आधे 30 सेकंड आप बोलिए, फिर प्रियंका जी आपके पास आऊंगा। तो बोलते रहेंगे। राकेश भाई, आप इंडियन एक्सप्रेस में पढ़ लीजिएगा, 2% सिर्फ बिहार के लोग के पास पासपोर्ट है, जब 2003 में सिर्फ 3.7% बर्थ सर्टिफिकेट था, उसके बाद 10% हुआ, उसके बाद 16% हुआ, नेशनल एवरेज 58 से 62% है। ये आप पता कर लीजिए। हमने इलेक्शन कमीशन के सामने ये बात रखी, इलेक्शन कमीशन ने इस बात को माना। इलेक्शन कमीशन ने जो कहा है कि अगर जो वॉलंटियर मदद करेंगे उनको, बिहार में जो लाल फीताशाही है, जो अफसरशाही है, जाए तो कैसे वोटर बना दिया आपने? अरे बीच में माफी मांगी सरकार को, रोहिंग्या कैसे वोटर बना दिए आप? 2024 का चुनाव आपने कराया है क्या? बांग्लादेशी और नेपाली और पाकिस्तानी वोटर से मोदी जी जीते हैं क्या? के सपोर्टर हैं। अच्छा ठीक, प्रियंका भारती, मोदी जी की क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठ रहा है। वो तो बोल रहे हैं, मैं तो आपको बता रहा हूँ। अरे रुक जाइए ना, आप लोग आपस में लड़ने लगे, रुक जाइए। आदिल भाई, क्या पता चिट्ठी का आपका जवाब आ ही जाए कि आपको महागठबंधन में ले लेंगे। अभी दुश्मनी मत करिए टीवी पर, अभी रुक जाइए। प्रियंका जी बोलिए। नहीं, और पहलगाम हमले के बाद ऐसी घटनाएं आई हैं कि 50-50 साल से लोग रह रहे हैं पाकिस्तानी, और उनके यहाँ आधार कार्ड बने हुए हैं। इलेक्शन कमीशन के टाइम में देखना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, रुक जाइए प्लीज। प्रियंका भारती बोलिए। जगदीश भाई रुकिए, प्रियंका भारती बोलिए। हाँ
राकेश जी, एक्स कांग्रेसी वर्तमान भाजपाई राधिका जी बोल रही थी कि आधार कार्ड भी उसमें है, पर जब सूची पड़ी था आधार कार्ड गायब हो गया, मनरेगा कार्ड भी नहीं है। आधार कार्ड क्यों बनवाई थी? क्यों आधार कार्ड का इतना शोर लगा था? दूसरी बात, जब आप कहते हैं बिहार के लोगों को ही आप बांग्लादेशी कह रहे हैं ना भाजपा आज, तो मेरा सवाल उनसे ये है कि दलित, पिछड़े, शोषित, वंचित जो भी अपने वोट के अधिकार के लिए खड़े, सबको आप बांग्लादेशी बोल दीजिएगा। तो यही लोग ने 2024 के चुनाव में नरेंद्र मोदी जी को चुने थे, तो प्रधानमंत्री भी बांग्लादेशी है क्या? या बांग्लादेशियों के वोट से चुन करके आए हैं? अभी जस्ट थोड़ी देर पहले सम्राट चौधरी जी का भी बयान आया था, किशनगंज में जितना लोग अप्लाई किया है आवासीय के लिए, सबका सब बांग्लादेशी है। फिर कहे कि तेजस्वी यादव और राहुल गांधी बांग्लादेशियों के वोट पर ही टिके हुए हैं। 75 सीटें जीत करके आए थे हम विधानसभा में, बांग्लादेशियन को वोट किया था। उनको भी पता है कि आरजेडी का कोर वोटर दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, मुसलमान, वंचित और लिबरल लोग हैं, प्रगतिशील लोग हैं, तो ये सारे बांग्लादेशी हैं। बांग्लादेशी शब्दावली का मैं ये कह रहा हूं कि चलिए, आपको लगता है कि कुछ प्रावधान और जुड़ जाने चाहिए, कुछ और उसमें रियायत मिल जानी चाहिए, आपका ये तर्क फिर भी समझ में आ जाता है। लेकिन आप सीधे से कांग्रेस उठकर ये कह दे, राहुल गांधी उठकर ये कह दे कि देख लेंगे भाई, आपके नेता कह दे कि गोदी आयोग है, ऐसे तरीके की टर्मिनोलॉजी अच्छी लगती है क्या? देखिए, ईसीआई हमारे किसी भी बात का कोई जवाब नहीं दे रही है। कभी एडवर्टाइजमेंट लाती है, फिर उसको खारिज करके अच्छा, एक बात प्रियंका भारती बताइए, मैं फिर राधिका खेड़ा के पास जाऊंगा। एक सवाल की चर्चा बहुत सोशल मीडिया पर ज्यादा हो रही है। विपक्ष के कई नेताओं ने बार बार यह दावा किया है, और जगदीश भाई यहां बैठकर 10 बार कह चुके हैं कि ईवीएम हैक होता है, ईवीएम हैक होता है, ईवीएम हैक होता है। अब लोग ये कह रहे हैं, आज सुन लीजिए मेरा सवाल, सुन लीजिए सवाल सुन लीजिए। अब लोग कई जगह ये चर्चा कर रहे हैं कि भाई, आपके आरोपों के मुताबिक बीजेपी ईवीएम हैक करके जीत ही अगर रही थी, तो उससे वोटर्स को कटवाने की क्या जरूरत है? वो ऐसे ही जीत जाएगी आपके हिसाब से, फिर कहां इस पर बवाल कर रहे हैं? राकेश जी, भाजपा की ही प्रवक्ता है शाजिया इल्मी जी, उन्होंने खुद कबूल किया था कि पंजाब में जो मेयर चुनाव में धांधली करता हुआ व्यक्ति पाया गया था, वो भाजपा का था। तो हर जगह तो लोगों में धांधली करवाने में ये लोग पकड़े ही जा रहे हैं। महाराष्ट्र के चुनाव में भी इसी तरह का रवैया इन लोगों का रहा था। अभी उत्तर प्रदेश का भी एक वीडियो आया था, एक व्यक्ति के साथ हमें 11 वोट डाला। मेरे सवाल का जवाब नहीं आया। खैर, राधिका खेड़ा रिप्लाई करिए। मेरे बीच में कोई नहीं बोलेगा। लगातार यहाँ पे ईवीएम पे और ये जो लगातार सवाल हो रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन मिलके धांधली करने वाले जो लोग ईवीएम और वोटर लिस्ट पे आज सवाल उठा रहे हैं, वो लोग क्या अपना इतिहास भूल रहे हैं कि जिनके राज्य में बैलेट बॉक्स लूटे जाते थे, बूथ पर बंदूक चलती थी और लोकतंत्र को बंधक बनाया जाता, हिंसा और बूथ लूट का डर होता था। 1980 के दशक में 2005 तक आपको याद होगा, जब लालू राबड़ी देवी का राज था, तो किस तरीके से चुनाव आयोग की रिपोर्ट के अनुसार 1995 के विधानसभा चुनाव में बिहार के बूथ में कैप्चरिंग हुई थी और कई मामले दर्ज हुए थे। 1990 से 2004 के बीच हर लोकसभा और विधानसभा चुनाव में। अच्छा, एक चीज ये सब चर्चा चलती रहेगी, मुझे करने दीजिए। हाँ, जल्दी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर भूल रहे हैं तो हम ये भी याद दिला दूं कि इलेक्शन कमीशन टीएन शेषन जैसे चुनाव आयोग प्रमुख को बिहार में चुनाव कराने के लिए सीआरपीएफ की तैनाती करनी पड़ी थी। सेंटर फॉर स्टडी डेवलपिंग सोसाइटी। ठीक है, समय नहीं है मेरे पास। प्रियंका जी, 10 सेकंड आपको दे रहा हूँ। चलते चलते मुझे एक चीज बता दीजिए, ये कन्हैया कुमार को ट्रक पर क्यों नहीं चढ़ने दिया गया? तेजस्वी यादव के दबाव में क्या हुआ? जल्दी से 10 सेकंड में कुछ बता पाए। कांग्रेसी राधिका खेड़ा जी को ये नहीं मालूम है कि जब बूथ लूटा जाता था तो कौन लूटता था? अरे वो सब छोड़िए, कन्हैया कुमार को क्यों नहीं चढ़ने दिया? अरे कन्हैया कुमार को क्यों नहीं चढ़ने दिया? नहीं लिखने देते थे। कौन लोग थे? भाजपा के प्रेमी थे जो लोग हमें। चलिए, वक्त इतना ही। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सिर्फ कह रहा हूँ, चुनाव आते जाते रहेंगे, कम से कम ऐसी भाषा मत इस्तेमाल करिए संवैधानिक संस्थाओं पर कि फिर लोग कहेंगे कि क्या ये बातचीत। चित भी अपनी पट भी अपनी थोड़ी नहीं होता। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।